हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रांशु अग्रवाल। जैसे कि हमने अपना क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनोमियल। 10th क्लास मैथ्स का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। हमारे टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल सबसे पहले स्टार्ट किया है। सो आज हम पॉलिनोमियल का लेक्चर 4 आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। लेक्चर 3 में मैंने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया था। आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर का 1 का थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल होगा। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिखा देता हूं कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है। यस। सो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल होगी। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कल लेक्चर 3 में प्रोवाइड करा दिया था। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें देखेंगे कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारा लेक्चर 3 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के लेक्चर 3 देख सकते हैं। लेक्चर 3 देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं। ये हमसे यहाँ तक कह दिया गया है। इसके बाद बोला गया है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमें जीरो और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप बताई गई थी जो मैंने आपको लेक्चर 2 में बताई थी। लेक्चर 2 अगर आपने देखा है तो लेक्चर 2 में मैंने जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप बताई थी। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके एक बताया था आपको फॉर्मूला। दो फार्मूला मैंने आपको बताए थे, तो उन दोनों फार्मूला को वेरीफाई करना है यहाँ पर। ठीक है। तो दो काम हो गए। सबसे पहले हमें यहाँ इसके जीरोज फाइंड आउट करने एंड देन हमें इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करवाना है। ठीक है। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है ये है 6x² - 3 - 7x। ठीक है। ओके। यस। तो मैंने ये अपना पॉलिनोमियल लिख लिया है 6x² - 3 - 7x। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल को लिखने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले वो वाली टर्म आती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उसके बाद उससे लोएस्ट वाली टर्म आती है यानी कि ये, और बाद में कांस्टेंट टर्म आती है। ठीक है। यानी कि जनरल फॉर्म जो होती है वो ये होती है ax² + bx + c। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है तो हम पहले x² वाली टर्म लिखते हैं, फिर x वाली टर्म लिखते हैं, फिर बिना x वाली टर्म लिखते हैं जिसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है। तो हमने वही किया है। यहाँ पर हमने क्या बोला है, गिवन पॉलिनोमियल कैन बी रिटेन एज। जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। मैंने इस वाले पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख लिया। क्यों लिख लिया वो उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, क्योंकि हमने जो जनरल फॉर्म पढ़ी है ना वो ये वाली पढ़ी है ax² + bx + c, यानी कि सभी फॉर्मूले हमने इसी के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग। कि भाई पहले क्या लिखा होगा आपका x² वाला लिखा होगा, आफ्टर दैट x वाला, एंड देन कांस्टेंट टर्म लिखी होगी। हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो उनमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कन्फ्यूजन ना हो इसी वजह से मैंने ये वाला पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं। टू फाइंड जीरोज। अब हमें इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पुट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो। जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन होता है ना उसे जीरो से इक्वेट कर देते हैं। ये भी कल भी मैंने यही बताया था कि भाई जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमारा जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे सिंपली। ठीक है। तो हमें ये पॉलिनोमियल जीरो से इक्वेट कर देना है। चलते हैं आगे थोड़ा सा। यस। सो हमारा जो पॉलिनोमियल था 6x² - 7x - 3, इसको हमने जीरो से इक्वेट कर दिया। ये हमारा जीरो है, जीरो से हमने इसको इक्वेट किया। आफ्टर दैट मैंने क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना होता है, देखो ध्यान से समझ लो। कल भी मैंने काफ़ी जोर दे करके ये बात समझाई थी और आज भी मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, क्योंकि एक दो बच्चे ने मुझसे बोला है कि सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आई समझ, तो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म यानी कि ये लास्ट वाली जो टर्म होती है इसकी मल्टीप्लाई इस वाले कोफिशिएंट से करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, यानी कि हम कहेंगे 3 × 6 कितना होगा 18। ठीक है, अब ये जो हमारा बीच वाली जो टर्म होती है मिडिल टर्म जिसको हम बोलते हैं, इसको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट करना मतलब वेक आउट करना होता है दो चीज़ों में। कैसे? इस हिसाब से हमें इस नंबर में वेक आउट करना है, 7 को इस नंबर में वेक आउट करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 18 आ जाए। ऐसे दो नंबर होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करके तो ये आए, एंड अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके 7 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, अगर हम कहें कि भाई 9 × 2 कितना होगा 18। देखो हमने दो ऐसे नंबर ढूंढ लिए जिनका मल्टीप्लाई करके तो 18 आ रहा है। अब क्या माइनस करके भी 7 आएगा? तो देखते हैं, 9 - 2 क्या आ रहा है 7 आ रहा है हमारा। तो हम कह सकते हैं कि 7 की जगह हम क्या लिख दें 9 - 2। खाली इतना सब कुछ जो करते हैं ना हम, वो खाली करते हैं इसको करने के लिए 9 - 2 को, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, यानी कि खाली ये देखने के लिए कि भाई हमारा जो मिडिल टर्म है वो किन किन नंबर्स में ब्रेकआउट हो सकती है। आप बिल्कुल अपने मन से नहीं कर सकते। जैसे 7 को आप कहो कि भाई 5 + 2 लिख दें, तो नहीं लिख सकते आप। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बाद में जब आपको कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा तो वहाँ प्रॉब्लम होगी फिर आपको, वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको करने का है सेम यही तरीका है। क्या तरीका है? आप इससे और इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 18। अब इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक कीजिए, 7 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कीजिए जिनकी मल्टीप्लाई करके 18 आए, एंड माइनस करके जो साइन यहाँ होता है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, तो माइनस करके क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हमने ढूंढे दो ऐसे नंबर, 9 × 2 होता है 18, मल्टीप्लाई करके 18 आ चुका है, एंड अगर माइनस कर दें तो 9 - 2 होता है 7, माइनस करके भी 7 आ चुका है। तो यानी कि हमारे जो दो नंबर्स हैं वो क्या है 9 और 2 हैं। ठीक है, ये मेथड आपने 8th और 9th दोनों ही क्लासेज में पढ़ रखा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बहुत ज़्यादा टाइम ना देते हुए। तो हमने क्या किया, 6x² को एज इट इज लिखा, माइनस साइन एज इट इज लगाया हमने यहाँ पर। ठीक है, 7 की जगह 9 - 2 पुट किया, एंड x की जगह x पुट किया। आफ्टर दैट -3 एज इट इज, पूरा एज इट इज लिखा, बस 7 की जगह 9 - 2 हमने पुट कर दिया यहाँ पर। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो आगे क्या है, इस वाली टर्म में से हमने 3x कॉमन ले लेना। सॉरी, अभी हाँ, ये वाली टर्म एक्सप्लेन नहीं की मैंने। हमने क्या किया, 6x² को एज इट इज रखा, ये माइनस साइन अंडरस्टैंड किया, ब्रैकेट ओपन किया है जनरली हमने। तो क्या होगा -9, और ये x इधर से मल्टीप्लाई होगा, x भी मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा -9x। आप देखोगे माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +2x, +2x -3 = 0। ठीक है, ये टर्म अगर आपको समझ आ गई, ये वाली टर्म अगर आपको समझ आ गई है, तो इस वाली टर्म में से हम 3x कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हमने 3x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा आपका 2x, एंड यहाँ बचेगा आपका 3। अब इस वाली टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 ले सकते हैं कॉमन, प्लस का 1, क्या बचेगा 2x - 3। ठीक है, तो यहाँ तक ये टर्म आपकी आ चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो 2x - 3, 2x - 3 दोनों सेम है, दोनों सेम चीज़ हैं, तो हमने इसको एक ही बार लिख दिया 2x - 3। क्या बचा 3x बचा और +1 बचा, इसको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, जो चीज़ कॉमन होती है उसको एक बार में लिख देते हैं, बाकी एक बार में लिख लेते हैं जो बचा होता है। तो हमारा जो फाइनली फैक्टर्स आ गए वो हमारे ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि अब क्या करते हैं हम, अब हमें करना होता है दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 से इक्वेट करना होता है। तो 2x - 3 को अलग इक्वेट किया, 3x + 1 को अलग से इक्वेट किया मैंने। क्या हो जाएगा हमारा, इसको 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे +3, यानी कि 2x = +3 और 3x = -1। यहाँ से x की वैल्यू 3/2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -1/3 आ गई।
ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा हैंस 3/2 एंड -1/3 आर दी जीरोज ऑफ दी गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था उसके जो जीरोज हैं वो ये हैं, ये दोनों इसके जीरोज हैं, ठीक है। तो जनरली हमें कुछ नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसे जीरो से इक्वेट कर देंगे। जीरो से इक्वेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद आप दो यहाँ से x की दो वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है। x की दो वैल्यूज निकलती हैं, उन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, फाइंड आउट कर देते हैं, वो ही हमारे जीरोज होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई हमें इसकी वेरिफिकेशन भी करना है, जो रिलेशन हमारे पास थी उसका वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, वेरिफिकेशन में देखते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, यस। सो वेरिफिकेशन में क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप क्या है, इसमें सबसे पहले हम सम वाला वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखते हैं वैल्यूज क्या क्या हैं। तो वैल्यूज देख लेते हैं एक बार। वैल्यूज है हमारी, सबसे पहले जो जीरोज आए वो 3/2 एंड -1/3 आए, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 मान सकते हो आप, बीटा की वैल्यू -1/3 मान सकते हो। और जो हमारा पॉलिनोमियल था वो था 6x² - 3 - 7x। अगर इसमें कोफिशिएंट देखें हम x का तो -7 होगा, कोफिशिएंट देखें अगर हम x² का तो +6 होगा, अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो -3 होगी, ठीक है। ये देखो x² का कोफिशिएंट 6, कांस्टेंट टर्म -3, x का कोफिशिएंट -7, ठीक है। तो ये सब हमें कोफिशिएंट पता है, हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखते हैं, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बना, सम ऑफ जी अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 3/2 और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी -1/3। मैंने बताया था माइनस की वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हुआ है, इज इक्वल्स टू माइनस और ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी -7। आप ऊपर जाके पॉलिनोमियल देख सकते हो, पॉलिनोमियल की में एक्स की कोफिशिएंट क्या था, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -7 है, ठीक है। तो यहाँ हमने x की कोफिशिएंट की जगह -1 पुट किया, अपॉन में हमारा क्या है फॉर्मूला में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट 6 है, ठीक है। ये सब वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करना है, 3/2 प्लस माइनस, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/3 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसका एलसीएम ले लें दोनों का, तो एलसीएम आएगा 6, और एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया, तो सब्सट्रैक्ट करने पर आएगा 9 - 2 यानी कि 7/6 इज इक्वल टू 7/6। दोनों तरफ हमारा 7/6 आ गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। LHS इज इक्वल टू RHS आने पर क्या बन जाएगा हमारा, कि भाई रिलेशन जो है वो वेरीफाइड है, हमारा रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 3/2 है, इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 है, इज इक्वल टू, अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म हमारी -3 है। क्वेश्चन में NCERT आपके सामने रखी होगी, पॉलिनोमियल आप वहाँ से देख सकते हो, ये सब चीज़ें आपको पॉलिनोमियल में गिवन है। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये 6 होगा, ठीक है। तो इतनी वैल्यू सब हमने पुट कर दी। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो देखो 3 1 जा 3 और माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और ये 3 2 जा 6, 3 ये आ गया हमारा -3/6, और देखो इस साइड भी हमारा -3/6 ही है। तो हम क्या बोलेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS है, हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। ये मैंने लिखा भी है, हैंस रिलेशनशिप इज
वेरीफाइड, ये जो रिलेशन है आपकी ये वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, अगर हम इसके आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड हम कर चुके हैं। ठीक है, इससे आगे देखते हैं थोड़ा सा और। यस, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ हमें करना है अभी। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। देखो हमें जो गिवन है वो है 4u² + 8u। इसमें आप देख रहे होंगे अभी तक जितने भी हमने पॉलिनोमियल किए थे ये तीनों में तीन तीन टर्म्स थी, यानी कि हम कह सकते थे ये कैसी थी, ट्राइनोमियल थे तीनों। कैसे थे, ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स थी इनमें। ठीक है, लेकिन अगर हम इस वाले की बात करें, तो इसमें कैसी हैं, 2 टर्म्स हैं, ये बाइनोमियल है। ये कैसा है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है हमारा। बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल का आप थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर सकते। मिडिल टर्म का तो नाम ही होता है कि बीच वाली टर्म, लेकिन जब 2 ही टर्म्स हैं तो कौन सी टर्म को हम बीच वाली मानेंगे, हम बीच वाली मान ही नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे, तो देखो इसके 2 तरीके होते हैं। आप एक तो यहाँ देख रहे हो, इसमें क्या है, इसमें आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो मिसिंग है। इसमें आपकी कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। ठीक है, और इस बारे में आपकी मिडिल टर्म मिसिंग है, यानी कि एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिसिंग है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखो दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही तरीक़ों से मैं आपको कराऊंगा। एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, तो आपके दोनों तरीके समझ आ जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। यस, देखो बहुत ही ईजी है। अगर एक भी टर्म मिसिंग है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं, इसमें मिडिल टर्म करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। कैसे होगा देखते हैं। यस, क्या लिखा है हमने, टू फाइंड जीरोज पुट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। हमें अगर किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करना है तो उसे 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, वही मैंने लिखा है। तो हमने इस वाले पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दिया। देखो 4u² + 8u = 0। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, u कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने u कॉमन ले लिया। ठीक है, u कॉमन लेते ही क्या बचा यहाँ पर, देखो यहाँ पर u² था तो यहाँ बचा 4u प्लस यहाँ सिंगल u था तो खाली यहाँ पर बचा हमारा 8। तो u कॉमन ले लिया हमने, सिंपली कुछ नहीं किया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कॉमन लेना आपसे आता ही होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर हम और आगे की बात करें तो देखो जिसमें आपका ये वाला कौन सा था, इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग थी। इस वाले पॉलिनोमियल में आपकी कांस्टेंट टर्म मिसिंग थी। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपकी कांस्टेंट टर्म मिसिंग होती है उसका बहुत ही इजी हो जाता है, कुछ नहीं करना होता हमें। हम क्या करते हैं, सिंपली वेरिएबल को कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैंने इसमें u को कॉमन ले लिया, अगर यहाँ x होता तो x कॉमन ले लेते, जो भी वेरिएबल होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर u को कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, ये वाली टर्म आ गई। इसके बाद 2 टर्म्स आ गई, देखो एक ये वाली एक ये वाली, दोनों ही मल्टीप्लाई में है तो दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट कर दो। देखो 0 से इक्वेट तभी कर सकते हैं जब दोनों मल्टीप्लाई में हो। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों कैसी हैं, मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के, तभी हम दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको 0 से इक्वेट किया तो यहाँ से मिला u = 0, और इसको 0 से इक्वेट किया तो क्या मिला, 4u + 8 = u। ठीक है, यहाँ से तो ये तो सीधे u = 0, एक u की एक वैल्यू मिल गई। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से इसको सोल्व किया, 4u = -8 तो u = -8/4 ये आ गया। इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद हमें क्या मिला, u = -8/4, इसको डिवाइड करने के बाद u = -2 आ गया हमारा। ठीक है, -2 आते ही हमें u की 2 वैल्यूज मिल गई, एक ये वाली एक ये वाली। तो हमारे जो 2 जीरोज हो गए वो हो गए, हैंस 0, -2 आर जीरोज ऑफ 4u² + 8u। ठीक है, 2 जीरोज क्या हो गए, 0, -2। मैंने क्या बताया, जीरोज हमारे वही होते हैं जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू आती है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर वेरिएबल की 2 वैल्यूज आई हैं, 0 एंड -2। ठीक है, सो आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। हमने बहुत आसानी से इसकी वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। ठीक है,
सो अब बात आती है इसके वेरिफिकेशन की कि वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप मैं नहीं करवा रहा हूँ इस वाले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तो अगले लेक्चर में हम इसको कवर अप करेंगे, इसके रिलेशन के वेरिफिकेशन को। लेकिन अगर आपसे आता है तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का, ठीक है। यू हैव टू ट्राई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपका ये 6 वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका सेम है 1, 2 और 3 वाले के। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, आपको ट्राई करना है ताकि आपके अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।